नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बढ़ते मार्केट में अच्छा रिटर्न देने वाले कई फंड हो सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वाले मार्केट में क्या करें? वोलेटाइल मार्केट में कभी मन में डर रहता है कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं, तो कभी लालच भी मन में आ जाता है कि किस तरह से ज्यादा इस मार्केट का मुनाफा कमाया जाए। और इन दोनों ही कंडीशन में आपको घाटा होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो आपको घाटे से बचाने और वोलेटाइल मार्केट में काम करने के नियम बताने आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी। बहुत स्वागत है सर आपका शो में। और हेमंत जी, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अक्सर ही इस तरह के मार्केट में लोगों को समझ में नहीं आता है कि काम कैसे करें, और इन दोनों ही कंडीशन में चाहे आपके मन में लालच आ जाए या फिर हो सकता है कि आप डर के साथ काम कर रहे हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि आप आनन फानन में फैसला ले लेते हैं, सोच करके नहीं लेते हैं फैसला। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे वो डर हो या वो लालच हो, बेसिकली वो होता क्यों है मार्केट में? वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, और उस उतार चढ़ाव से हमारा एज एन इन्वेस्टर हमारा रिएक्शन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा हमारे पोर्टफोलियो पर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि लालच, अगर हम ग्रीड की बात करें और या हम डर की बात करें, तो दोनों ही मार्केट कंडीशन में, चाहे मार्केट अच्छा कर रहा हो या मार्केट खराब कर रहा हो, दोनों में ही इसका इम्पैक्ट हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोच है, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, उसके ऊपर आता है। तो अगर हम जैसे लालच की बात करें, अगर मार्केट अच्छा कर रहा है और हम जो इन्वेस्टमेंट करें, तो हम चाहते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें हमको रिटर्न अच्छा मिले और जल्दी से मिले, तो वो एक चढ़ते बाजार का जो है वो लालच होता है। और गिरते बाजार में भी लालच होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद एज एन इन्वेस्टर हमें ग्रीड सिर्फ जब बाजार ऊपर जाता है तभी होती है, ऐसा नहीं है। गिरते बाजार में भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में काफ़ी गिरावट आ गई, तो अब इसके बाद जो है मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, या कोई स्टॉक है या कोई फंड है जो ज़्यादा गिरा है, उनको लगता है कि ये जल्दी से ऊपर जाएगा तो उसमें पैसा बनेगा, और वो शॉर्ट टर्म का पैसा भी उसमें डाल देते हैं। तो वो गिरते बाजार में भी जो है लालच होता है। और डर की अगर हम बात करें, डर क्या है कि जब मार्केट गिर रहा है तो हमें डर रहता है कि शायद ये और गिरेगा, और कहीं ना कहीं वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को या हमारी सोच को इम्पैक्ट करता है। और चढ़ते बाजार में डर कैसा होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, जब भी हम देखते हैं कि नई हाइट पे पहुंचता है मार्केट, तो डर ऐसा रहता है कि शायद इसके बाद गिरेगा। तो वो काफ़ी बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा जल्दी में इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं, और जो आगे जाके जो मार्केट में जो चढ़ाव देखने को मिलता है या जो उससे जो रिटर्न मिलता है, वो काफ़ी हद तक उनका जो है रिटर्न कम हो जाता है। तो दोनों बाजार, चाहे बाजार अच्छा कर रहा हो या ख़राब कर रहा हो, ग्रीड और फियर जो है एज एन इन्वेस्टर वो हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस में रहते हैं। और आई थिंक इम्पॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को ये समझने के लिए कि इसलिए हम बोलते हैं कि अपने इमोशंस को जो है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में मत लाए। तो कुछ ना कुछ रास्ता हर इन्वेस्टर को निकालना है कि इन दोनों चीज़ों से आपके पोर्टफोलियो पे असर ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं हेमंत जी, क्योंकि आने वाला वक्त भी ऐसा है, देखिए इलेक्शंस का समय है, और ऐसे में हो सकता है कि मार्केट काफी वोलेटाइल रहे, लोगों को ये समझ में नहीं आए कि आने वाले वक्त में मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हम अपनी एसआईपी बढ़ाएं, अपनी एसआईपी घटाएं, किस तरह से काम करेंगे, शायद लोगों को ना समझ में आए। ऐसे में इन दोनों ही चीजों के ऊपर, जैसा आपने इमोशंस कहा कि हमारे अंदर डर होता है, लालच होता है, ये जो हमारे इमोशंस हैं इनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से जो मार्केट को टाइम करने के बारे में लोग सोचते हैं ये सोचना छोड़ दें, कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, ग्रीड और फियर जो है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से, हमारे माइंडसेट से बिल्कुल तो नहीं निकल पाता है, लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, ऐसी अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो काफ़ी हद तक जो इसका इम्पैक्ट हमारे सोच पे या हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे आता है वो काफ़ी हद तक कम होता है। तो आई थिंक इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें, यानी आप क्या करें, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं बिना सोचे समझे ना करें। आप अपने गोल्स को बनाएं कि आपके जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, वो मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और जब आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हो, उनको एक समय देते हो कि कितना समय है हर गोल को अचीव करने के लिए, कितना पैसा हमको चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी हो। यानी जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो है कैपिटल सेफ्टी, तो आपका जो रुझान जो है वो डेट के ऊपर रहता है। मीडियम टर्म में आपको दोनों चाहिए, थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए, थोड़ा ग्रोथ भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड ऑप्शन की तरफ देखते हो। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपका जो बड़ा रिस्क है वो इन्फ्लेशन का रिस्क है, तो आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो कि जिसमें इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर है। तो देखिए क्या होता है, जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, हम डरते क्यों हैं? हम शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से डरते हैं या मीडियम टर्म मार्केट मूवमेंट से डरते हैं। जब आपने एसेट एलोकेशन बनाई अपने
गोल के हिसाब से शॉर्ट टर्म पैसा आपने सिर्फ डेट में डाला, तो जब डेट में डाला तो आपको शॉर्ट टर्म की मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म का पैसा अगर आपने इक्विटी में डाला, अगर मार्केट गिर भी रहा है तो उसका जो डर है वो आपके दिमाग से इसलिए निकल जाता है क्योंकि आपको पता है कि मुझे 8-10 साल या 15 साल का समय बाकी है। और जो लालच आता है हमें जब चढ़ते बाजार में, वो लालच भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में नहीं आता क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। और एज ए रूल आप क्या करते हो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसका 20 या 15 या 20% जो आप हर साल एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से बढ़ाते हो। तो जब आप एक गोल बेस्ड प्रोसेस फॉलो करते हो वो डिसिप्लिन आता है। और ये दोनों चीज़ें, फियर और जो ग्रीड है, जो हमारे डिसीजन को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, अच्छे बाजार में भी और ख़राब बाजार में भी, वो हमारी सोच, हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। अच्छा, जब मैं निवेश की शुरुआत करने जा रही हूँ, क्या फायदे का तो मैंने अनुमान लगा लिया, क्योंकि लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि लक्ष्य के हिसाब से पैसे आने लगेंगे। कुछ लोग रातों रात पैसे दोगुने होने के बारे में भी सोचने लगते हैं। एक आध साल में अगर फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो परेशानी भी उनकी बड़ी जायज सी हो जाती है। मुझे ये बताएं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की तो जैसे मैं फायदे के बारे में सोचती हूँ, क्या ठीक उसी तरह से नुकसान के बारे में भी सोचना जरूरी है? कितना मैं रिस्क ले सकती हूँ, कितने वक्त तक अगर मुझे नुकसान होगा तो मैं उसे उठा पाऊंगी? ये तमाम चीजें, रिस्क का जो आकलन करना एक होता है पहले से ही निवेश के, क्या जरूरी है? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि गलती हम एज एन इन्वेस्टर क्या करते हैं कि हमारा ध्यान, जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो जब अच्छा बाजार होता है तो हमारा ध्यान जो है सीधा ये होता है कि इक्विटी मार्केट से किस तरह का रिटर्न मिलेगा। उसका जो अटेंडेंट रिस्क है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो रिस्क है, कहीं ना कहीं वो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। और देखिए, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो किस तरह के रिस्क हैं? दो तरह के रिस्क होते हैं, जैसे हमने पहले बात की। एक तो रिस्क है शॉर्ट टर्म में कैपिटल सेफ्टी का, एक लॉन्ग टर्म में है इन्फ्लेशन का। ये जो रिस्क है अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप उस पर ध्यान दें तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा जो सोच है, क्योंकि जो आप एसेट एलोकेशन की जैसे मैंने बात की, वो काफ़ी हद तक आपको उसको समझने में मदद करता है। क्योंकि जब आप एसेट एलोकेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि किस तरह का रिस्क आप पोर्टफोलियो में ले रहे हो, किस तरह का रिटर्न आप बना सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करें, जो भी उसके रिस्क को समझें, क्योंकि जब तक हम वो रिस्क नहीं समझेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी। साथ ही किसी भी एसेट एलोकेशन, जो एसेट क्लास है, उसके रिस्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जैसे अगर हम जैसे मैंने कहा इक्विटी की हम बात कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि बाजार अच्छा है तो बाजार अच्छा ही रहेगा। जब आप अंडर एस्टिमेट करते हो तो कहीं ना कहीं अपने जो रिस्क, आपका जो प्रोफाइल है, उससे ज़्यादा जो है आप रिस्क ले सकते हो। और साथ ही एक एग्रेसिव एसेट क्लास जैसे इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी हमें समझने की जरूरत है कि रिस्क दो तरह का है। एक तो बाय एसेट क्लास इटसेल्फ जो है वो एग्रेसिव है। दूसरा, अगर आप उसका पोर्टफोलियो काफ़ी, मान लीजिए, एग्रेसिव बना देते हो, आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स आ गए, सेक्टर फंड्स आ गए, या आपने काफ़ी हद तक पैसा जो है वो स्मॉल कैप फंड्स में लगा दिया, तो देखिए, एक तो आप गए रिस्की एसेट क्लास, जो मतलब इक्विटी है ही है, जो हम जानते हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल जो लॉन्ग टर्म में अच्छा है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको आपको नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक रिस्क को समझना पहले ज़रूरी है। पोटेंशियल आपको धीरे धीरे समझ में आता है। आप शुरुआत में कुछ समझते हो कि क्या पोटेंशियल है, लेकिन जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करो तो आप उस पोटेंशियल को समझते नहीं हो। लेकिन शुरुआत से पहले रिस्क को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और अपने व्यूवर्स को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर हम लाइव हैं। आप अगर चाहें तो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल वहां पर लिखिए। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और आपके सवालों के जवाब हम देंगे। खास करके अगर वोलेटाइल मार्केट में किस तरह से काम करना है, डर आपके मन में है, आप समझ नहीं पा रहे कि मार्केट किस ओर जाएगा और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे में किस तरह से सही मानसिक संतुलन के साथ काम करना है, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। हेमंत जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, ये तमाम जो डर है, लालच है, ये क्या ज्यादातर उन्हीं लोगों के मन में आता होगा जो शॉर्ट टर्म का गोल लेकर के चलते हैं? अगर मुझे पता है कि मुझे 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना है, मैं चाहे इक्विटी में पैसा डालूं, डेट में पैसा डालूं, अगर नजरिया मेरा लॉन्ग टर्म का है तो मार्केट किसी और भी जाए, जो डर है मेरे मन में या जो लालच है, क्योंकि आनंद फानंद में पैसा तो मैं तभी निकालूंगी फंड से जब मुझे तुरंत पैसा चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म निवेश के साथ मैं इन्वेस्ट कर रही हूं तो क्या ये दोनों चीजें दूर हो सकती हैं मेरे व्यवहार में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने पहले भी वैसे बात की थी कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस लेते हो, आपका टाइम होराइजन डिफाइन करते हो, तो काफ़ी हद तक इन दोनों का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से
कम हो जाता है या एक हद तक निकल भी जाता है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अच्छा रिटर्न बन रहा है, लेकिन पिछले एक साल में सिचुएशन जो है बदली। अब जब आप SIP करते हो इक्विटी फंड के अंदर या किसी इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड में करते हो, अगर आप एक लंबा समय लेके चलते हो, क्योंकि आपने पहले से डिफाइन किया है। अगर आप बिना डिफाइन किए, मान लीजिए आपने सोचा कि चलिए 2-3 साल की SIP करते हैं, फिर सोचते हैं आगे जाके क्या होता है, उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। आपको ये नहीं पता कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने साल की है। इसके सामने अगर आपने प्रॉपरली डिफाइन किया अपना टाइम होराइजन कि आपके रिटायरमेंट मान लीजिए 20 या 25 साल दूर है, तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपको मदद करता है ये समझने के लिए कि आज की वॉलेटिलिटी से मुझे डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी वेल्थ बिल्ड करने के लिए इतना लंबा समय है। दूसरी बात, मैं एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, और जब गिरते बाजार में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आती है, और उसका फायदा मुझे तब होगा जब आगे जाके बाजार आगे जाके सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक क्लियरली डिफाइंड टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करें और सही एसेट क्लास चुने जो आपके टाइम होराइजन को सूट करती हो, तो बिल्कुल भी एज एन इन्वेस्टर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब अपना पोर्टफोलियो आप देखें उसमें वैल्यू नीचे होगी तो कहीं ना कहीं वो दुख होता है, क्योंकि आपकी जो मेहनत का पैसा है, आपको लगता है कि ये कैसा हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जो है नीचे चला गया। दुख जरूर होगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कि मुझे कितना समय है, तो काफ़ी हद तक वो आपको मदद करेगा उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और वो आपको रोकेगा कि आप ऐसा कोई डिसीजन ना लें शॉर्ट टर्म में कि जिससे आपके फाइनेंशियल फ्यूचर में कहीं जाके रिस्क हो। जैसे हम देखते हैं कि अगर बाजार गिरा तो इक्विटी से निकाल के आप डेट में चले गए, या आपको लगा कि चलिए अभी निकाल देते हैं फिर नीचे के लेवल पे डालेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को देख के या मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी को, वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से निकल जाते हैं। हेमंत जी, एक सवाल हमारे पास फेसबुक के ऊपर आया है, मैं चाहती हूं कि आप फटाफट से उसका जवाब भी दे दें। SIP के ऊपर हमसे सवाल पूछा गया है और संजीत कुमार ने कमेंट बॉक्स में सवाल डाला है, पूछ रहे हैं कि SIP को मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि SIP जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, या तो आप लमसम कर सकते हो और सिस्टमैटिक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो एक मैकेनिज्म है, एक रास्ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास समय कितना है। जैसे उन्होंने पूछा कि SIP में कितना समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि SIP ऐसा नहीं कि आप खाली इक्विटी फंड में करेंगे या सिर्फ बैलेंस फंड में करेंगे। आप डेट फंड में, एक लिक्विड फंड में भी आप SIP कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्पस जो है, अगर मान लीजिए 1 साल में या 2 साल में अगर आप कुछ कॉर्पस बनाने का, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, SIP करने से पहले एक समय देख लीजिए कि आपको किस गोल के लिए ये पैसा बचाना है। अगर मान लीजिए आपको किसी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है अगले साल, तो जाहिर सी बात है आप इक्विटी फंड या बैलेंस फंड में तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, तो आप लिक्विड में या लो ड्यूरेशन जैसे फंड में आप इन्वेस्ट करोगे। तो जैसे ही आपने ये देखा कि मेरा गोल क्या है, मेरा कितना समय है, तो वो डिसाइड हो गया कि किस तरह की एसेट क्लास में जाना है। और एक बार एसेट क्लास डिसाइड हुआ कि डेट है या इक्विटी है, उसके बाद फिर फंड का चुनाव करें। तो आई थिंक आपका जो जवाब है वो उसी में निकल जाएगा कि कितना समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि आपको लालच से और डर से ज़रूर बच करके रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसा बिहेवियर है जो आपको आगे चल करके प्रॉफिट होने में अड़चन पैदा करता है। हेमंत जी, कुछ सवाल हमारे पास मेल पे आए हैं, तो उनका भी जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगी शो में। एक मेल हमें भेजा है नरेश गोसावी ने, 26 साल इनकी उम्र है, पुणे से है ये, और 20-25 साल में 1 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। पोर्टफोलियो आपके पास भी इनका होगा। कुल 5 फंड्स हैं इनके पास, जिसमें फिलहाल ये निवेश कर रहे हैं। 8,000 रुपए मंथली इनका निवेश फिलहाल इन 5 फंड्स में है, और ये हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% रिटर्न इन्हें मिलेगा। पोर्टफोलियो इनका क्या सही है या नहीं ठीक है, एसेट एलोकेशन जो इन्होंने किया है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है। और LTCG टैक्स के ऊपर भी ये थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में जितने फंड्स हैं उन सब के ऊपर LTCG लगेगा या फिर सिर्फ एक फंड के ऊपर लगेगा। तो प्लीज इसे भी थोड़ा आप क्लियर करें। देखिए, सबसे पहले इनके गोल की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि 20 से 25 साल का इनके पास समय है। तो पहले अगर मान लीजिए 25 साल का समय अगर लेके चलते हैं, तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट करने की SIP के द्वारा इक्विटी फंड में, वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, क्योंकि इतने लंबे समय में आपको ऐसी एसेट क्लास या ऐसी ऑप्शन में पैसा डालना है जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट करके जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका पॉजिटिव हो। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज इन्होंने बिल्कुल सही किया है। इक्विटी फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें, जो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवरेजिंग का आपको फायदा होता है।
इनकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूं, उन्होंने कहा 8,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और शायद इन्होंने कहा कि हर साल जो है 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये कंटिन्यू करें 25 साल तक, तो अगर मैं एक रेट ऑफ रिटर्न 12% एनुअलाइज एज्यूम करके चलूं, तो इनका कॉर्पस जो है करीब करीब 3 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। इनका जो टारगेट है वो करीब 1 करोड़ का। तो मुझे लगता नहीं इन्हें, क्योंकि ये इक्विटी एसेट क्लास में और 25 साल का समय है, इनको अपना टारगेट अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन अपने जो इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सुधार ये यहाँ पे कर सकते हैं अगर चाहें तो बेसिकली इनके पास 2 जो है वो इंडेक्स फंड है। तो मैं चाहूँगा कि एक इंडेक्स फंड रखें, उसकी जगह में दूसरी जगह में, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, दोनों फंड अच्छे हैं, और उसकी जगह में एक लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप जो है, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, उसको डालें। और इनके पास 2 फंड हैं, क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपका जो एलोकेशन है मिड और स्मॉल में कितना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2,000 रुपये 8,000 में से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। 2 फंड है, एक L&T मिड कैप है और एक HDFC स्मॉल कैप है। मुझे लगता है कि जब से वो रैशनलाइजेशन हुआ स्कीम का, कैटेगराइजेशन होने के बाद स्मॉल कैप फंड्स का यूनिवर्स, इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स थोड़ा बढ़ गया है। तो वहाँ पे मुझे लगता है 25 साल में इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको बेहतर रिटर्न मिले। तो मैं ये चाहूँगा कि L&T जो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15,000, वो उसको अगर HDFC स्मॉल कैप में ऐड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो L&T मिड कैप फंड है वो अच्छा नहीं है, अपनी कैटेगरी का काफ़ी अच्छा फंड है, लेकिन उनके मुझे लगता है इनका समय देखते हुए, उनका टाइम हॉराइजन देखते हुए इनके लिए ये सही रहेगा कि एक स्मॉल कैप फंड करीब 2,000 हो जाएंगे, उसमें मतलब 25% पैसा जो है उनका स्मॉल कैप में जाएगा। तो ये 2 चेंजेस करें, इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही रहेगा और अच्छे रिटर्न मिलेंगे। LTCG के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो बता दूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 साल के बाद अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, और क्योंकि ये इक्विटी फंड है 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल बनेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1 लाख रुपए तक साल में जो आपका कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कैलकुलेशन जो हर फंड का होगा, लेकिन जो एग्जम्पशन आपको मिलेगी वो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मिलेगी। ये हर स्कीम की एग्जम्पशन नहीं है। और आपके जितने भी फंड्स हैं वो लॉन्ग इक्विटी फंड हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद 10% लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा 1 लाख तक अगर आपका गेन है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो नरेश जी, आपकी जो कंफ्यूजन थी LTCG को लेकर के वो भी दूर हो गई है, और इन्वेस्टमेंट किस ढंग से आपको करना है ये भी अब पता चल गया है। बस स्ट्रैटेजी आप अपनी यही रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगले कॉलर भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। नित्यानंद जी ने फोन किया है हमें। बहुत स्वागत है सर शो में, आपका सवाल बताइए। मैम, मेरा ये सवाल है, मैंने भी 10 पोर्टफोलियो लिया अलग अलग, जैसे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लिया है, 500 पे कर रहा हूँ। रिलायंस स्मॉल कैप लिया है, डायरेक्ट प्लान है, इसमें फिर 500 कर रहा हूँ। L&T मिड कैप लिया है, अभी तो ये दिख रहा है बहुत डाउन जाता है, इसमें भी 2000 के लमसम इसमें भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी, इसमें भी 1000, लार्ज मिड कैप है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप है 1000, ICICI प्रोडेंशियल है, इसमें भी 500 कर रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड है, इसमें भी 1000 कर रहा हूँ। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इसमें 1000 है। कोटक ब्लू चिप फंड है, इसमें भी 1000 है। बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, इसमें भी 1000 है। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है 95 लाख इन 15 ईयर। एंड इसमें मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि कुछ चेंजेस लगेगा, ऐसा कुछ अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, प्लीज एडवाइस अकॉर्डिंगली। ठीक है नित्यानंद जी, बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, आपने खुद से रिसर्च किया था या किसी की सलाह ली थी? कैसे इन्वेस्ट किया इन फंड्स में? मैं मोस्टली जी टाइम्स, अपना टाइम आता उसमें ये जी न्यूज का एक डेली एक न्यूज़पेपर आता, उसमें जो भी अच्छा उसमें दिखाता था, उसमें 1 by 1 करके 1 और 2 मंथ के बिटवीन ऐसे जो भी पोर्टफोलियो उसमें दिखा रहा था, ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, वही मैंने उसमें चूज किया था। ठीक है, आप बताइए इन्हें क्या करना चाहिए, नित्यानंद जी को क्या सलाह आप देंगे हेमंत जी? और बड़ी बात यह है कि 15 साल में 90 लाख का इन्होंने लक्ष्य रखा है, तो तमाम ये जो फंड्स इन्होंने नाम गिनाए हैं इनसे पूरा हो पाएगा क्या लक्ष्य? देखिए, पहले इनका यही इशू को एड्रेस करते हैं कि इनके जो गोल है वो 90 लाख का है 15 साल के अंदर। तो क्योंकि 15 साल का समय, तो मैं अगर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लूँ 12% एनुअलाइज, तो इनको करीब 18,000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट करना होगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इनकी इन्वेस्टमेंट जो अभी शायद 8 या 9 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इनके फंड्स बहुत सारे हैं। मैं ये कह दूं कि इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो ख़राब नहीं है, लेकिन क्या होता है जब इतने सारे फंड आप लेके आते हैं पोर्टफोलियो, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पे
उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अभी, उसमें इनके पास सिर्फ 3 फंड होने चाहिए। एक इनके पास एक ELSS फंड है, एक्सेस लॉन्ग टर्म, वो रखें, और एक इनके पास मेरा ही एसेट ब्लू चिप फंड है जो उस अपनी कैटेगरी का एक काफ़ी अच्छा फंड है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक स्मॉल कैप अच्छा फंड होना चाहिए, इनके पास एक रिलायंस का स्मॉल कैप फंड है, तो उसमें रखें। मुझे लगता है इतने सारे फंड्स की बजाय ये 3 फंड अगर रखें तो एक तो उनका जो एलोकेशन डिफरेंट एसेट जो कैटेगरी ऑफ फंड में होना चाहिए वो अच्छा होगा। और जैसा इन्होंने एक अच्छा काम किया कि ELSS को चुना है टैक्स बचाने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लीजिए पोर्टफोलियो को। और जैसे मैंने कहा, आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि शायद आप इमीडिएटली उतना पैसा ना बढ़ा पाएँ, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि आप अपने लक्ष्य के नज़दीक तक पहुँच सकें। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं फियर और ग्रीड, यानी कि डर और लालच किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, किस तरह से आपको इससे नुकसान हो सकता है, और अगर दिल में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है तो कैसे काबू में करें। इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, अगला सवाल हमारे पास मेल में आया है और वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विपिन कुमार है, 29 साल इनकी उम्र है। अभी फिलहाल 4 म्यूचुअल फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। आपके पास पोर्टफोलियो भी है इनका। पूछना ये चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में फिलहाल ये 8,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, 3,000 रुपए प्रति माह का निवेश ये बढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा डर है वो है सुंदरम रूरल एंड कंजम्पशन फंड के बारे में, जो कि पिछले 1.5 साल से अच्छा रिटर्न दे नहीं रहा है। पैसे ये लगातार लगाते जा रहे हैं 1.5 साल से। अब ये समझना चाहते हैं कि क्या ये फंड सही है, इसमें पैसा ये लगाएं या फिर रोक दें, और बाकी इनका पोर्टफोलियो कैसा है। देखिए, इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक्चुअली 2 थीमेटिक फंड्स हैं और एक थीमेटिक फंड जैसा आपने कहा सुंदरम रूरल और कंजम्पशन फंड है। आई थिंक एज ए थीम अगर हम बात करें तो रूरल और कंजम्पशन आई थिंक दोनों में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ये बात सही है कि पिछले 1-1.5 साल से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। उसका कारण है कि जिस तरह से मार्केट रही है, तो मुझे लगता है कि एज ए थीम ये काफ़ी अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस आगे जाके सुधरेगी। लेकिन हमें ये देखना है कि एज एन इन्वेस्टर कि ये मेरे फंड में सूटेबल है कि नहीं। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो छोटे इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ी थोड़ी रकम से एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि इक्विटी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और ज़्यादा पैसा आप थीमेटिक या सेक्टर में लगाते हो, तो कहीं ना कहीं जो एसेट क्लास का रिस्क है उससे ज़्यादा भी आप रिस्क अपने पोर्टफोलियो में बना ले रहे हो। तो मुझे लगता है जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी बजाय अगर एक अच्छा मल्टी कैप फंड ले लें, जैसे हमने एक ऑलरेडी बात की कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की बात करें, या फिर जो मेरा ही एसेट इंडिया इक्विटी फंड है उसकी बात करें, इन दोनों में से अगर वो एक फंड ले लें तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में जो सही तरीके से जो बैलेंस आना चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे। और जो पैसा एडिशनल लगाना चाहते हैं वो इनके पास एक L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड है जो काफ़ी अच्छा फंड है, उसके अंदर, और जो अगर इन दोनों में से एक जो फंड चुनेंगे मल्टी कैप, उन दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो ये पैसा जो है बिल्कुल सही तरीके से इनका एलोकेट होगा। और जैसा मैंने कहा कि 2 थीमेटिक फंड है, एक फंड जो है बिरला का वो क्लोज एंडेड फंड है, उसमें से आप निकल नहीं पाएंगे। जो ओपन एंडेड फंड है सुंदरम का, हालांकि जैसा मैंने कहा वो थीम अच्छा है लेकिन शायद आपके फंड के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहां से निकल के एक अच्छा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। चलिए विपिन जी, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे भी आपको सफलता मिलती रहे आपके निवेश में। और हेमंत जी हमारे साथ आज आप मनी गुरु में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए इतना वक्त निकालने के लिए।